हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं। तो वित्तीय प्रबंध किसे कहा जाता है? धन की प्रभावी एवं कुशल प्राप्ति एवं उपयोग को वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने उसी क्लास में पढ़ा था, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना होता है, यानी कि अंशधारियों की जो संपदा यानी कि अंशधारियों द्वारा जो विनियोग किया गया पैसा है उसको अधिकतम करना, उसको मैक्सिमम करना ही वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। फिर हमने पढ़ा था इसे कैसे प्राप्त करता है वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध इसको प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय निर्णय लेता है। अगर वित्तीय निर्णय यानी कि वित्त से संबंधित निर्णय अनुकूलतम तरीके से लिए जाए, उपयुक्त तरीके से लिए जाए, तो वित्तीय संपत्ति तो अंशधारियों की संपदा को, अंशधारियों की संपत्ति को अधिकतम किया जा सकता है। आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे वित्तीय निर्णय कौन से होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ लास्ट क्लास में वित्तीय निर्णय लेकर अंशधारियों की संपदा को अधिकतम किया जाता है इतना पढ़ा था। चलो देखते हैं। तो वित्तीय निर्णय का मतलब क्या है? वित्तीय निर्णय का मतलब है वित्त से संबंधित निर्णय, यानी कि जो भी निर्णय वित्त से संबंधित है, जहां पर भी वित्त शामिल हो जाए उन निर्णय को हम क्या कह देते हैं? वित्तीय निर्णय कह देते हैं। जितने भी वित्तीय निर्णय हैं उन वित्तीय निर्णय को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। वो वर्ग कौन कौन से होंगे? एक होगा विनियोग निर्णय, एक होगा वित्त व्यवस्था निर्णय और एक होगा लाभांश निर्णय। चलो देखते हैं कैसे हम उन सभी निर्णय को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। और आप मुझे बताएंगे कि कोई इन निर्णय के अलावा कोई ऐसा निर्णय है जो व्यवसाय में वित्त से संबंधित हो और इन कैटेगरी में ना बांटा जा सके। तो पहला देखते हैं विनियोग निर्णय। जैसा कि नाम ही हम अपने आप में ये बता रहा है, विनियोग से संबंधित निर्णय जो होंगे उन्हें कहा जाएगा विनियोग निर्णय, यानी कि वो निर्णय जो कि विनियोग से संबंधित हैं, ऐसे निर्णय जो कि खर्चे से संबंधित हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? विनियोग निर्णय। विनियोग को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। विनियोग एक प्रकार का खर्चा ही होता है, ऐसा खर्चा जिसका कोई प्रतिफल मिले। अगर मैंने एक मकान खरीदा, वहां पर मैंने पैसे खर्च करे, मकान खरीदने के बाद आप जानते हैं मैं उसे रेंट पे दे सकता हूँ, यानी कि प्रतिफल मिल सकता है। मकान खरीदा है तो उसकी बाजार में मार्केट वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, समय बीतता चला जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है या समय बीतता चला जाता है, यानी कि प्रतिफल तो मिलेगा ना मुझे। तो जहां से मुझे प्रतिफल मिले उसे कहते हैं विनियोग। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपना समय लगा रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने मार्कर की इंक खराब कर रहा हूँ यहाँ पर, खत्म कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ एक तरीके से। मैं यहाँ लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, माइक यूज़ कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, इनमें कुछ ना कुछ तो मैंने खर्चा किया ही है। इस खर्चा करने के बाद मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? इस खर्चा करने के बाद मुझे फ़ायदा हो रहा है कि आप एजुकेटेड हो रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और मेरे की फाइनेंशियल अर्निंग भी हो रही है, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो प्रतिफल मुझे भी मिल ही रहा है। उस प्रतिफल मिलने के कारण उस खर्चे को मैं वेस्टेज ना बोलकर, अपव्यय ना बोलकर मैं विनियोग बोल रहा हूँ उसे। तो विनियोग निर्णय क्या है? जिसका कोई ना कोई लाभ मिले। विनियोग निर्णय क्या है? खर्चे से संबंधित निर्णय जिनसे कोई ना कोई लाभ मिलेगा। अब व्यवसाय में खर्चा किन चीजों में किया जाता है थोड़ा ये समझ लेते हैं, यानी कि ये व्यवसाय में किस संपत्ति में खर्चे से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। व्यवसाय में विनियोग किया जाता है संपत्ति के अंदर, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। जैसा कि अभी मैंने बोला, संपत्तियों में विनियोग किया जाता है व्यवसाय के द्वारा। तो विनियोग निर्णय है तो ये उन निर्णय को बोला जाएगा, विनियोग निर्णय उन निर्णयों को बोला जाएगा, उन निर्णय को कहा जाएगा जिसमें ये निर्धारित किया जाए, जिसमें ये निर्धारित किया जाए, क्या निर्धारित किया जाए? कि किन संपत्तियों में विनियोग किया जाना है। तो व्यवसाय में जो खर्चा किया जाता है वो संपत्ति के अंदर किया जाता है। तो किन संपत्ति में विनियोग किया जाना है, अगर ये निर्धारित करने का निर्णय लिया जाए, ये निर्धारित करने का कि किन संपत्तियों में विनियोग करना है, तो इस निर्णय को हम कहेंगे विनियोग निर्णय। अब देख लेते हैं जरा व्यवसाय में कितनी संपत्तियां होती हैं। व्यवसाय में दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक होती है लघुकालीन संपत्ति, लघुकालीन संपत्ति को करंट असेट्स के नाम से जाना जाता है।
ये बात आप जानते हैं। और एक होती है दीर्घकालीन संपत्ति। दीर्घकालीन संपत्ति को नॉन करंट असेट्स के नाम से जाना जाता है, नॉन करंट असेट्स। अब देखिए, आप करंट असेट्स के बारे में जानते हैं। करंट असेट्स कहते हैं हम कैश को, यानी कि रोकड़ को, बैंक बैलेंस को, डेटर्स को कहते हैं, यानी कि हमारे जो देनदार हैं, लेनदार हैं, उनको कहते हैं। इन्वेंट्री को कहते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कच्चा माल हमारे पास कितना है, उसमें कितना पैसा खर्च कर रखा है हमने, कितना स्टॉक कर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, लघुकालीन संपत्ति कहते हैं। लघुकालीन संपत्ति में विनियोग का निर्णय जो है, ये दो स्थितियों को कंपनी की प्रभावित करता है। आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक व्यवसाय है जिसने बहुत ज़्यादा उधार माल बेच रखा है, अब उसके पास रोकड़ की कमी है। अब रोकड़ की कमी होने की वजह से अगर व्यवसाय को अचानक से कोई पेमेंट करनी पड़ जाए, उसको कोई अपने क्रेडिटर की पेमेंट करनी पड़ जाए, यानी कि देनदार का भुगतान करना पड़ जाए, या फिर सैलरी देनी पड़ रही है, रेंट देना पड़ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम देनी पड़ रही है, और उसके पास अगर उसके लिए अगर व्यवसाय के पास पर्याप्त बैंक बैलेंस या फिर रोकड़ नहीं है, बैंक में राशि या फिर रोकड़ नहीं है, तो होगा क्या, वो भुगतान नहीं कर पाएगा। तो भुगतान क्षमता क्या होगी व्यवसाय की, भुगतान क्षमता व्यवसाय की प्रभावित होगी। ये बात समझ आ रही, यानी कि व्यवसाय को ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि कितना पैसा, कितना उधार सामान बेचा जाए, कितना कच्चा माल खरीदा जाए, जिससे कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि व्यवसाय का भुगतान करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन ये तो रही लघुकाल की बात। लघुकाल में अगर हमने कच्चा माल मतलब कि सॉरी, अगर हमने लघुकाल में ग्राहकों को उधार माल बेच रखा है, तो लघुकाल में वो पेमेंट भी कर देंगे, तो कुछ समय बाद हमारे पास कैश आ जाएगा, व्यवसाय के पास कैश आ जाएगा, तो उस कैश का यूज करके व्यवसाय पेमेंट कर सकता है। ये बात आपको समझ आ रही। दूसरी बात, लघुकाल में संपत्ति, लघुकालीन संपत्ति में विनियोग के निर्णय जो होते हैं वो व्यवसाय की अर्जन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। लघुकाल में, लघुकालीन यह बोल सकते हैं अर्जन क्षमता। यहाँ अर्जन क्षमता का मतलब क्या है, अर्जन क्षमता का मतलब है कमाने की क्षमता, लाभ कमाने की क्षमता। एक व्यवसाय अगर बहुत ज्यादा लघु संपत्ति में विनियोग करके रखता है, जैसे उसने कच्चा माल बहुत ज्यादा खरीद रखा है और कच्चा माल मान लेते हैं खराब हो गया। अब कच्चा माल खराब हो गया तो लघु काल में तो उसकी अर्जन क्षमता कम ही हो जाएगी, यानी कि अर्जन क्षमता को प्रभावित कर रहा है। मान लेते हैं व्यवसाय ने उस समय पर कच्चा माल ज्यादा खरीद लिया जब उसे ऐसा लगा कि भविष्य में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने वाली, व्यवसाय को लघु काल में ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर व्यवसाय को ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि बाजार में कच्चे माल की कीमत बढ़ने वाली है, व्यवसाय ने नहीं खरीदा और कच्चे माल की कीमत बढ़ गई, तो व्यवसाय को नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन ये तो लघु काल के लिए रहेगा। फ्यूचर में वो, यानी कि भविष्य में वो सावधान रहेगा और अपनी जो अर्जन क्षमता है उसको स्ट्रांग रख सकता है, मजबूत रख सकता है। तो एक बात हमें समझे, विनियोग निर्णय संपत्तियों के चयन से संबंधित निर्णय जिनमें विनियोग किया जाना है। दो प्रकार की संपत्ति होती है, लघुकालीन संपत्ति, दीर्घकालीन संपत्ति। लघुकालीन संपत्ति जो है व्यवसाय के भुगतान करने की क्षमता और लघुकाल में अर्जन क्षमता को प्रभावित करती है। ये बात क्लियर है। अब देखते हैं दीर्घकालीन संपत्ति। अब दीर्घकालीन संपत्ति में विनियोग करने के लिए आपको दीर्घकालीन वित्त की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लंबे समय के लिए वित्त की जरूरत पड़ेगी। जब आपको लंबे समय की वित्त की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा हो सकता है कि व्यवसाय के पास, यानी कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपके पास हो सकता है पैसे हो और हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। अगर आपके पास वित्त है ही नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप किसी और से वित्त उधार ले लें। जब आप किसी और से वित्त उधार लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी साइड जो होती है, जो आपका दायित्व पक्ष जो होता है, पूंजी पक्ष जो होता है, वो प्रभावित हो जाता है। क्योंकि दीर्घकालीन संपत्ति निर्णय पूंजी ढांचे को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारा जो लायबिलिटी साइड है, दायित्व पक्ष है, पूंजी ढांचा है, उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए हम दीर्घकालीन संपत्ति से संबंधित निर्णय को या दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग निर्णय या पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। देखिए, हमने एक मशीनरी में विनियोग करने का निर्णय लिया, मशीनरी को बड़ा सोच समझ के हमने चुना और उसमें विनियोग कर दिया। अब बाद में क्या हुआ, हम सोच रहे थे मशीन जो है लागत को कम करेगी, लेकिन लागत को कम करने की बजाय उस मशीनरी से थोड़ी लागत ज्यादा आने लग गई। तो आप देखेंगे लंबे समय तक व्यवसाय को ज्यादा लागत को वहन करना पड़ेगा और ज्यादा लागत आने की वजह से व्यवसाय की जो भुगतान, मतलब की जो लाभ अर्जन क्षमता है वो कम हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय होंगे वो व्यवसाय के दीर्घकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं।
दीर्घकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, अब व्यवसाय जो है अचानक से तो पेमेंट कर नहीं सकता, जो उसके पास दीर्घकालीन वित्त है, जो दीर्घकालीन वित्त उसे प्राप्त कर रखा है, उसकी अचानक से तो भुगतान कर नहीं सकता, तो उसका भुगतान कैसे करेगा, वो लंबे समय तक करता रहेगा, तो लंबे समय तक की उसकी भुगतान क्षमता भी क्या हो गई, प्रभावित हो गई। यानी कि दीर्घकालीन भुगतान क्षमता को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बार रिकॉल करते हैं। विनियोग निर्णय संपत्तियों को चयन करने से संबंधित निर्णय है जिनमें विनियोग किया जाना है। इन्हें दो पार्ट में बांटा जा सकता है, लघुकालीन विनियोग निर्णय, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। लघुकालीन विनियोग निर्णय यानी कि लघुकालीन संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय, ये व्यवसाय की भुगतान क्षमता को, लघुकालीन भुगतान क्षमता को प्रभावित करते हैं और लघुकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय जो है, इनको पूंजी बजटिंग निर्णय भी कहा जाता है। ये दीर्घकालीन अर्जन क्षमता और ये दीर्घकालीन भुगतान क्षमता को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वित्त व्यवस्था निर्णय किसे कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। वित्त व्यवस्था, नाम से हमें समझने की कोशिश करनी है। अगर आप नाम को हटाकर उस टर्म का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम में ज्यादातर चांसेस यही है कि आप भूल जाए। तो नाम से समझो, क्वेश्चन सामने आए, नाम को पढ़कर उसका आंसर याद करने की कोशिश करो, क्या हो सकता है आंसर उसका, और फिर लिख दो उसके हिसाब से। तो नाम को समझ लेते हैं क्योंकि नाम ही हमें मिलने वाला है एग्जाम में। वित्त मतलब धन, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब प्रबंध करना, मैनेज करना, एक तरीके से अरेंज करना। ओके, हम कह सकते हैं प्रबंध करना, व्यवस्था करना। ओके, बंदोबस्त ज्यादा उपयुक्त शब्द है, बंदोबस्त लिख देता हूं यहां पर, बंदोबस्त करना। तो वित्त व्यवस्था निर्णय किसे कहेंगे हम, धन की का बंदोबस्त करने से संबंधित निर्णय को, वित्त की व्यवस्था करने से संबंधित निर्णय को, धन की व्यवस्था करने से संबंधित निर्णय को। तो वित्त व्यवस्था निर्णय के अंदर पहली बात ये समझने वाली है, वित्त व्यवस्था निर्णय में हम जो वित्त की बात करते हैं वो दीर्घकालीन वित्त है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें अल्पकालीन, इस निर्णय में अल्पकालीन वित्त की बात ही नहीं की जाती है, उसकी व्यवस्था करने की बात नहीं की जाती है। अब आप कहेंगे कि क्या हमें लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, क्या हमें लघु काल में पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लघु काल में जो पैसे की जरूरत पड़ती है फिर उसके निर्णय कैसे लिए जाएंगे, तो उसके बारे में आपको समझना है। मैं समझाता हूँ क्या है। यहाँ पर जो है वित्त व्यवस्था निर्णय जो है वो दीर्घकालीन वित्त से संबंधित निर्णय है, यानी कि दीर्घकाल में के लिए पैसा हमें कहाँ से मिलने वाला है। जैसे हम इक्विटी शेयर्स को इशू करके जीवन भर के लिए कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स जारी कर समतांश जारी कर जीवन भर के लिए वो है वित्त प्राप्त कर सकती है। डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्र जारी कर कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी जो है लंबे समय के लिए, दीर्घकाल के लिए वित्त प्राप्त कर सकती है। ये बात आप जानते हैं। अगर व्यवसाय को ऋण की जरूरत पड़ रही है अल्पकाल के लिए, तो वो बैंक लोन लेता है या फिर ओवरड्राफ्ट कर लेता है वो बैंक से, आपको पता है। अब इस निर्णय के बारे में हम, ये लघुकालीन वित्त निर्णय है, वित्त व्यवस्था निर्णय, उनको हम वित्त व्यवस्था निर्णय में नहीं पढ़ते। उनको कहाँ पढ़ते हैं, उनको हम लघुकालीन संपत्ति निर्णय में, लघुकालीन विनियोग निर्णय में ही पढ़ लेते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये मानकर चलना है। हाँ, इसके अंदर हम जो है लघुकालीन वित्त की बात करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, तो दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था निर्णय जो है वो दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था से संबंधित निर्णय है। ये बात समझ आ गई आपको, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो वित्त व्यवस्था का निर्णय का अभिप्राय यह निर्धारित करना है या यह चयन करना है कि कितने दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता है। एक मिनट, तो दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था निर्णय, दीर्घकालीन वित्त निर्णय को कहा, दीर्घकालीन वित्त कितना चाहिए ये निर्धारित करने से संबंधित निर्णय है और इन्हें कहां से प्राप्त किया जाएगा। तो जब हम दीर्घकालीन वित्त से संबंधित निर्णय ले रहे होते हैं, यानी कि वित्त व्यवस्था निर्णय ले रहे होते हैं, तो हम निर्धारित क्या करते हैं, हम निर्धारित करते हैं कि कितना दीर्घकालीन वित्त हमें आवश्यक है, कितने दीर्घकालीन वित्त की हमें आवश्यकता है और इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। तो वित्त व्यवस्था निर्णय किसे कहा जाएगा कि कितने दीर्घकालीन
वित्त की आवश्यकता है और इसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। कितने वाली बात आपको समझ आ जाएगी, जितना विनियोग करना है उतने पैसे की आपको जरूरत होगी, लेकिन कहाँ से प्राप्त किया जाए इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब कहाँ का जवाब होता है उसके वित्त के स्रोत, वित्त के स्रोत। अब वित्त के कितने स्रोत हो सकते हैं, जितने भी वित्त के स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा हमारा स्वामित्व, यानी कि स्वामियों से पैसा ले सकते हैं, इसको हम स्वामित्व पूंजी कहते हैं। अब यहाँ मैं पूंजी यूज कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो इसका मतलब जान लें। पूंजी का मतलब होता है वित्त का स्रोत। तो जब भी आप पूंजी देखेंगे, कहाँ पर पूंजी देखेंगे, वित्तीय प्रबंध में पूंजी देखेंगे। तो जब भी आप वित्तीय प्रबंध में पूंजी की बात करेंगे तो आप किसकी बात कर रहे हैं, वित्त के स्रोत की बात कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। तो देखिए, तो कहां से प्राप्त किया जा सकता है, स्वामित्व पूंजी से, यानी कि स्वामित्व वित्त के स्रोत से पैसा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है, ऋण पूंजी से पैसा प्राप्त किया जा सकता है। इसे भी समझ लेते हैं जरा, ऋण पूंजी से कैसे पैसा प्राप्त किया जा सकता है, स्वामित्व पूंजी से कैसे, और ये होते क्या है। स्वामित्व नाम से पता लग रहा है अपना, जो पैसा अपना हो, जो वित्त का स्रोत अपना हो, उसे हम कहेंगे स्वामित्व पूंजी। अपना मतलब यहाँ पर मालिकों का है। कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंपनी जो है मालिकों से अपने पैसा मांग सकती है। अब मालिक कौन कौन होते हैं ये देख लेते हैं जरा। तो स्वामित्व पूंजी में दो मालिक आते हैं, एक आता है हमारा समता अंश के धारक, यानी कि समता अंशधारी, यानी कि समता अंश जो होगा ये एक वित्त का स्रोत है। इनको खरीदने वाले लोगों को कहते हैं हम समता अंशधारी, ठीक है, अंशधारी बोलते हैं वैसे। तो समता अंश खरीदे तो उन्हें समता अंशधारी कह देंगे। तो जो समता अंशधारी या समता अंशधारक जो होते हैं उनको उनसे अगर पैसा प्राप्त किया गया है, उन्हें समता अंश जारी करके, तो क्या कहा जाएगा, वो स्वामित्व पूंजी का स्रोत है। ऐसे ही होता है पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश पूंजी या पूर्वाधिकार अंश। तो एक वित्त का स्रोत है स्वामित्व पूंजी के अंदर पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश भी कंपनी के मालिक होते हैं, समता अंशधारी भी कंपनी के मालिक होते हैं। यानी कि चाहे समता अंश में कोई विनियोजक विनियोग करे या पूर्वाधिकार अंश में विनियोग करे, लेकिन बनेगा वो कंपनी का मालिक ही। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या आ जाता है, ये वास्तविक है, वास्तविक मालिक, और ये नाम मात्र के मालिक है, नाम मात्र के मालिक। यानी कि मालिकों वाले इनके पास अधिकार नहीं, फिर भी इन्हें मालिक माना जाता है। मालिक मानने का कारण है, उसकी बात करेंगे। देख, तो समता अंशधारी जो होते हैं, ये समता अंश को खरीदने वाले जो लोग होते हैं, वो वास्तविक मालिक होते हैं व्यवसाय के। उनको वास्तविक मालिक बोलने का क्या कारण है, तो उनको वास्तविक मालिक बोलने का कारण है क्योंकि अगर व्यवसाय, उनको पहली बात तो व्यवसाय जब तक चल रहा है तब तक उन्हें, यानी कंपनी जब तक चल रही है तब तक उन्हें उनके द्वारा विनियोजित राशि वापस नहीं मिलेगी। पहला तो ये है मालिक मानने का कारण। दूसरा, जब लाभ होगा तभी उनको क्या करा जाएगा, लाभांश का भुगतान किया जाएगा। दूसरा रीजन ये है जिसकी वजह से उन्हें व्यवसाय का मालिक माना जाता है। ये बात समझ आ गई। तीसरी बात, अगर उनको लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता तो वो कभी भी कोर्ट नहीं जा सकते कि कंपनी ने हमारे लाभांश का भुगतान नहीं किया है, कंपनी को लाभांश देना पड़ेगा वरना हम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे मतलब समता अंशधारी ऐसा नहीं कर सकते। चौथी बात, अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं समता अंशधारियों को, यानी कि समता अंश में विनियोग करने वाले व्यक्तियों को स्थायी दर से लाभांश नहीं मिलता। लाभ होगा तभी लाभांश मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा लाभ हो रहा है, कम भी मिल सकता है, स्थायी नहीं। पूर्वाधिकार अंश को हम वास्तविक मालिक नहीं बोलते। इसका कारण क्या है, इसका कारण है पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, पहली बात इनको पहले जो आज से कुछ सालों, कुछ दशकों पहले पूर्वाधिकार अंश जो होते उनको भी जीवन काल के लिए कंपनी जारी करती थी, यानी कि जीवन काल तक पूर्वाधिकार अंशों को भी उनका भुगतान नहीं किया जाता था। बाद में इनको बंद कर दिया गया। लेकिन पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, जब भी कंपनी बंद होगी उस समय पर अगर पेमेंट की जा रही है तो उस टाइम पर पेमेंट किसे पहले की जाती थी, पूर्वाधिकार अंश को। दूसरी बात, ये बात हमें पता लग रही है कि समता अंशधारी को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलेगी। सबकी पेमेंट कर दी है, जब सारे ऋणदाताओं को ऋण चुका दिया गया है, पूर्वाधिकार अंश जो धारी थे उनकी भी भुगतान कर दिया गया, उसके बाद समता अंश को पेमेंट मिलती थी, लेकिन पूर्वाधिकार अंश को पहले मिल रही है। दूसरी बात, व्यवसाय को इनका जो लाभांश होता है, लाभ की जो इसमें दर होती है वो क्या होती है, इनकी निश्चित होती है। ये बात याद रखनी है। इसकी वजह से इन्हें वास्तविक मालिक नहीं बोला जाता, इनको नाम मात्र का मालिक बोला जाता है।
लेकिन मालिक तो ये है। मालिक बोलने का एक ही कारण है, अगर व्यवसाय इनको लाभांश नहीं दे पाता किसी साल, तो ये कोर्ट में नहीं जा सकते कि लाभांश हमें नहीं मिला। तो इनको भी लाभ तभी मिलेगा, लाभ में हिस्सा तभी मिलेगा, लाभांश तभी मिलेगा जब व्यवसाय को कोई ना कोई लाभ होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इन दोनों को ही मिलना लाभांश ही है, लाभ में हिस्सा ही मिलना है, ठीक है। तो इसलिए हम व्यवसाय के इन्हें मालिक बोल रहे हैं, इनको वास्तविक नहीं बोल रहे, इनको मतलब पूर्वाधिकार अंश को हम वास्तविक नहीं बोल रहे, नाम मात्र के बोल रहे हैं, और समता अंश को हम वास्तविक मालिक बोल रहे हैं। ये बात क्लियर है। आगे देख लेते हैं। एक स्वामित्व पूंजी का और स्रोत है, और वो कंपनी के पास ही होता है, खुद के पास। कंपनी क्या करती है, जितना भी लाभ होता है उसे लाभांश के रूप में नहीं बांटती, बल्कि कुछ लाभ को संचित करके रख लेती है। तो संचित लाभ जो है वो भी एक वित्त का स्रोत है, यानी कि जो रिजर्व होता है, सरप्लस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी कंपनी का क्या है, वो भी एक कंपनी का वित्त का स्रोत है। स्वामित्व पूंजी यानी कि स्वामित्व वित्त का स्रोत है, कंपनी के खुद का पास का स्रोत है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। आगे देखते हैं। दूसरा स्रोत मैंने आपको बताया ऋण पूंजी। ऋण पूंजी में हम किस किस को शामिल करते हैं, हम इसमें वाणिज्यिक लोन को शामिल कर सकते हैं, यानी कि वाणिज्यिक ऋण को शामिल कर सकते हैं, यानी कि बैंकों द्वारा लिया गया ऋण को शामिल कर सकते हैं। इसमें हम संस्थागत ऋण को शामिल कर सकते हैं, संस्थागत ऋण। इसमें हम ऋण पत्रों को शामिल कर सकते हैं, जिनको कभी कभी हम बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इनको शामिल किया जा सकता है। इनको ऋण पूंजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों को से पैसा लिया जाएगा, इसमें जिन व्यक्तियों से पैसा लिया जा रहा है वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं। यानी कि अगर इन स्रोतों का यूज करके पैसा लेती है कंपनी, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, कंपनी के ऋणदाता बोला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी। तो ऋण पूंजी के ये स्रोत हैं, और इन स्रोत से जब पैसा लिया जाएगा तो उन व्यक्तियों को कहा जाता है ऋणदाता, ना कि कहा जाएगा उन्हें व्यवसाय के मालिक। वो ऋणदाता होते हैं व्यवसाय के। ऋणदाता और मालिकों में एक अंतर और होता है, वो भी समझ लेते हैं। जो व्यवसाय के मालिक हैं, मालिक में भी वास्तविक मालिक, तो वास्तविक मालिक जो होते हैं, वास्तविक मालिक को व्यवसाय के कंपनी के अंदर जब प्रबंध किया जाएगा, तो प्रबंध के दौरान उनको मत अधिकार होता है, यानी कि वोट डालने का अधिकार होता है। कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, पता है आपको, संचालक मंडल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन संचालक मंडल जो है वो अंशधारियों के मत के आधार पर कार्य करते हैं। अगर कोई रिजोल्यूशन, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो एक बार मीटिंग होती है, तो अंशधारी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और अंशधारी इकट्ठे होते हैं तो अंशधारियों को अधिकार होता है मत देने का, कि हाँ हम चाहते हैं ये प्रपोजल पास हो जाए, हम चाहते हैं प्रपोजल पास ना हो। तो जब व्यवसाय में प्रबंध किया जा रहा है और उसके दौरान कोई मीटिंग हो गई, तो मीटिंग के अंदर मत देने का अधिकार सिर्फ समता अंशधारियों को होता है। तो मालिकों के पास है कि वो प्रबंध में भागीदार हो सकते हैं, ऋणदाताओं को भी भाग नहीं है, और पूर्वाधिकार अंश को भी हर स्थिति में मत डालने का भाग नहीं होता। कुछ विशेष स्थितियां हैं जहां पर पूर्वाधिकार अंशधारी भी मत दे सकते हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरी बात, इन स्रोत से यानी कि ऋण पूंजी के स्रोत से अगर पैसा लिया गया है तो इस पर ब्याज दी जाती है। ब्याज देना व्यवसाय का एक खर्चा माना जाता है, तो यानी कि जो लाभ हुआ है उसमें से ब्याज को घटाया जाएगा। अगर लाभ होता है 1000 रुपए का और ब्याज गया 300 रुपए का, तो पहले 300 रुपए माइनस करो उसमें से, और 700 रुपए पर क्या दो, टैक्स दो। और टैक्स 30% हम मानकर चले तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, 210। मान लेते हैं 1000 रुपए का लाभ हुआ और डिविडेंड दिया गया कितना, मान लेते हैं 500 रुपए का। 500 रुपए लाभ ऐसा नजर आ रहा होगा कि 500 रुपए तो लाभ हुआ है, अब इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 5 या 15, 150 रुपए देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपए पहले टैक्स देना पड़ेगा 30% के रेट से, यानी कि 300 रुपए पहले टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या हो सकता है, उसके बाद ही डिविडेंड दिया जा सकता है, यानी कि बाकी बचे 700 रुपए का डिविडेंड दिया जा सकता है। 300 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, बात क्लियर। यानी कि अगर इंटरेस्ट पे करते हैं हम तो वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ पर क्या होता है, वो चार्ज होता है। लेकिन अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है, यानी कि लाभांश का भुगतान किया जा रहा है, तो लाभांश को लाभ में से नहीं घटाया जाता, पूरे पे पहले टैक्स देना पड़ता है, फिर लाभांश का वितरण किया जा सकता है। ये बात जान समझ लें आप। तो बेनिफिट है, अगर हम ऋण पूंजी का प्रयोग कर रहे हैं तो कर लाभ मिलते हैं, कर में थोड़ा सा छूट मिल जाती है, लेकिन ऐसा पूर्वाधिकार अंश का यूज करने पर या समता अंश का यूज करने पर नहीं होता। इनको निश्चित दर से ब्याज दी जाती है, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, देनी उतनी।
अगर इनके ब्याज की भुगतान नहीं की गई है, इनका जो मूलधन है, जितना पैसा इन्होंने उधार दिया 10 लाख दिया तो 10 लाख इनका मूलधन है, तो अगर इनने के मूलधन की और ब्याज का भुगतान इन्हें नहीं किया जाता तो ये कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं, और कंपनी के खिलाफ केस करेंगे तो कंपनी के लिए क्या हो गया, खतरा हो गया। ये खतरा किस वजह से हुआ, ये खतरा भुगतान ना करने की वजह से हुआ, यानी कि एक खतरा रहता है व्यवसाय को, जोखिम रहता है, किसकी वजह से कि अगर ब्याज या मूल राशि का भुगतान नहीं हुआ ऋण पूंजी पर तो फिर वह कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो ये जोखिमपूर्ण स्रोत है वित्त का, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कोई जोखिम नहीं है, स्वामित्व पूंजी में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जोखिम है। यहाँ तक बात क्लियर। एक छोटा सा रिकैप करते हैं और उसके बाद टॉपिक फिनिश करते हैं वाला। देखिए हमने शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ क्या करा है। तो हमने पढ़ा है वित्तीय प्रबंध क्या होता है, धन की प्राप्ति एवं कुशल, धन की प्रभावी प्राप्ति एवं कुशल उपयोग को क्या कहा जाता है, वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। कुछ मिस हो गया, एक बार दोबारा बोलता हूँ, धन की प्रभावी एवं कुशल प्राप्ति तथा उपयोग को वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। पहले हमने ये पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। अंशधारियों की संपदा को अधिकतम कैसे करता है, वो कुछ अनुकूलतम वित्तीय विनियोग लेकर। अब ये वित्तीय निर्णय होते क्या है, फिर हमने ये पढ़ा। वित्तीय निर्णय में हमने पढ़ा वित्त से संबंधित, वित्तीय निर्णय किन्हें कहते हैं, वित्त से संबंधित निर्णय को। अब इन वित्त से संबंधित निर्णय जितने भी लिए जाएंगे उनको 3 भाग में बांट सकते हैं, विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय, लाभांश निर्णय। विनियोग निर्णय में हम किनको शामिल करते हैं, संपत्तियों के चयन करने से संबंधित निर्णय, उन संपत्तियों को चयन करना जिनमें विनियोग किया जाना है। संपत्तियां 2 प्रकार की हैं, लघुकालीन संपत्तियां, दीर्घकालीन संपत्तियां। जो लघुकालीन संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय है या उन संपत्तियों को चयन करने से संबंधित निर्णय है जो लघुकाल के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, लघुकालीन विनियोग निर्णय। दीर्घकालीन संपत्तियों से चयन, दीर्घकालीन संपत्तियों का चयन करने से संबंधित निर्णय जो होंगे उन्हें कहेंगे हम दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। लघुकालीन विनियोग निर्णय भुगतान क्षमता को प्रभावित करते हैं व्यवसाय की। कौन सी भुगतान क्षमता, लघुकालीन, और लघुकालीन अर्जन क्षमता को। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय जो है उनको पूंजी बजटिंग निर्णय भी कहा जाता है। यह व्यवसाय की दीर्घकालीन अर्जन क्षमता और दीर्घकालीन भुगतान क्षमता को प्रभावित करते हैं। फिर हमने पढ़ा वित्त व्यवस्था निर्णय। वित्त व्यवस्था निर्णय में हमने क्या पढ़ा, वित्त व्यवस्था निर्णय पहली बार दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने से संबंधित निर्णय। तो यहाँ ध्यान रखना है इस बात को। अल्पकालीन की बात हम किसमें करते हैं, लघुकालीन विनियोग निर्णय में बात करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो दीर्घकालीन वित्त के बारे में 2 डिसीजन लिए जाते हैं, कितना वित्त चाहिए